वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा था लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ घूर्णी निर्देश तंत्र या दिक्काल में घूर्णी निर्देश तंत्र। तो मैंने बोला था कि अगर लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ पूछ रहा है तो यहीं तक करना है, घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में पूछ रहा है तो यहीं तक करना है, और यदि दिक्काल में घूर्णी निर्देश तंत्र पूछ रहा है तो इससे आगे करना है। तो उसके आगे किस तरह से, यहाँ तक समीकरण 9 तक आपने कंप्लीट कर लिया था। समीकरण 9 तक आपका कंप्लीट हो गया था। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर x डैश इक्वल टू गामा x माइनस वी टी है। तो x डैश इक्वल टू गामा x का गुणांक कितना है, गामा। तो x डैश इक्वल टू x cos थीटा, यहाँ पर x का गुणांक है cos थीटा। तो लगभग हम कंपेयर करते हुए यहाँ पर मानते हैं कि माना गामा इक्वल टू कितना है, cos थीटा। गामा इक्वल टू कितना है, cos थीटा। अल्फा और गामा दोनों बराबर है, इसलिए अल्फा लिख सकते हो या फिर गामा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें इधर गामा इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू गामा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से। और यदि यहां से हम 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालें तो वो कितना आएगा बता सकते हो, वो आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हम सीधा लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस के sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो v अपॉन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी ये माइनस में ही बचेगा, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो -1 का रूट कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। -1 का रूट कितना हो जाएगा, आयोटा, क्योंकि माइनस का भी होगा यहाँ पर, माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस के sec स्क्वायर थीटा। 1 माइनस के sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस के sec स्क्वायर थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, आयोटा v बाई सी। यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं, इसको लिख देना इक्वेशन 10 और इसको लिख देना 11। गामा इक्वल टू cos थीटा लेकर चल रहे हैं और उससे 10 और 11 इक्वेशन हमने निकाली। थोड़ा गलत हो गया, देखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec उल्टा लिख दिया था ये, देखो इधर, इसको इधर ले गए माइनस को, एक बार देखें इधर, 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा था, तो माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आयोटा v अपॉन सी आ जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब लिखा है हमने उसको tan थीटा, सही कर लेना उसको। दिक् काल में घूर्णी निर्देश तंत्र जब पूछ रहा है तब हमें गामा से भी आगे का जो है प्रोसेस वो लिखना होगा, ठीक है। अगर केवल ये पूछ रहा है कि घूर्णी निर्देश तंत्र, तो वहीं समीकरण 9 तक हमें समाप्त कर देना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। समीकरण 11 तक लिख लो। इसके बाद आगे देखें 11 के बाद, क्योंकि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कौन सी होती है, x डैश इक्वल टू अल्फा x माइनस के बीटी। तो यहाँ गामा लिख रहे हैं हम, गामा x माइनस के बीटी
जहां गामा इक्वल टू कितना है 1/√1 माइनस के v²/c²। वही अल्फा इक्वल टू गामा था, तो x डैश इक्वल टू गामा x माइनस के vt, x डैश इक्वल टू गामा x माइनस के गामा vt। इस तरह से लिख दिया हमने, गामा x माइनस के गामा v। आयोटा c का हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा c का। क्यों किया है, क्योंकि हम वैल्यू रखेंगे समीकरण 10 से और 11 से। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। गामा x आयोटा को ऊपर ले गए, आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, -1 हो जाएगा, और आयोटा ऊपर बचेगा तो प्लस में आयोटा गामा v/c, और ये कितना हो जाएगा आयोटा ct। इस तरह से हो जाएगा। x डैश इक्वल टू, तो x डैश इक्वल टू हम कितना लिख देंगे, गामा के स्थान पर कितना लिखेंगे cos थीटा, तो x cos थीटा इतना आ जाएगा, और प्लस में आयोटा v/c, आयोटा v/c के स्थान पर लिख देंगे tan थीटा, आयोटा v/c के स्थान पर tan थीटा, गामा के स्थान पर cos थीटा, और आयोटा ct अपने जगह पर है। ठीक है, यहां तक लिख दिया। इसके बाद x डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x cos थीटा, tan थीटा को कितना लिखेंगे sin/cos, cos से cos जाएगा तो sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा आयोटा ct। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 12। कितना बोल दिया इसको 12। अब इसमें देखना दिक् काल, दिक् मतलब स्थिति, काल मतलब समय। तो इसमें पोजीशन भी आ रही है, स्थिति भी आ रही है x, और उसके साथ साथ क्या आ रहा है समय भी आ रहा है, लेकिन किसके मल्टीपल में आ रहा है, वो आयोटा c के मल्टीपल में, गुणांक में आ रहा है वो। इसलिए यहां पर इसको बोलते हैं दिक् काल में घूर्णी निर्देश तंत्र। तो एक इक्वेशन आई है, अभी तो दूसरी और निकालनी है। तो x डैश इक्वल टू x cos थीटा प्लस, वहां पर कितना आ रहा था x डैश इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। तो कंपेयर करें तो y ही चेंज किसमें हुआ है, y को ही चेंज किया है हमने किसमें, आयोटा ct में। ये ध्यान रखना, बस इतना चेंजेज आया है एक तरीके से। जो पहले आ रही थी उसमें y के स्थान पर आयोटा ct, और नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें कंपेयर में आएगा y डैश के स्थान पर आयोटा ct डैश। इतना चेंजेस आता है, मतलब y वाला जो कंपोनेंट है वो हमने किस में चेंज कर दिया, काल में। इसलिए इसको बोल रहे हैं दिक् काल में घूर्णी निर्देश तंत्र। लिखें यहां तक इसको, समीकरण 12 तक। समीकरण 12 तक कंप्लीट करें। यहां से लिखेंगे आप, इसी प्रकार से दूसरी जो लॉरेंज रूपांतरण की समीकरण है वो कितनी है, चूंकि t डैश इक्वल टू गामा t माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इसको भी चेंज करेंगे। देखो t डैश इक्वल टू गामा t माइनस के गामा वी एक्स अपॉन कितना लिख देंगे सी स्क्वायर लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे आयोटा सी का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा सी टी डैश इक्वल टू गामा आयोटा सी टी, इस तरह से माइनस के गामा वी एक्स आई का गुणा किया और c का किया, आयोटा और c का, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे बचेगा c। तो आयोटा ct डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा cos थीटा आयोटा ct माइनस के cos थीटा आयोट, और इसको कितना लिख देंगे हम, इस तरह से रहने दो, आयोटा v अपॉन c, इसको कितना लिख देंगे tan थीटा, और ये हो जाएगा x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो आयोटा ct डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, cos थीटा आयोटा ct, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा माइनस के sin थीटा x, माइनस के sin थीटा
एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा सी टी डैश इक्वल टू एक्स माइनस के साइन थीटा और प्लस में आयोटा सी टी कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। यदि इस समीकरण को हम कंपेयर करें, इस समीकरण को देखो, इक्वेशन नंबर 13 डल जाएगी इस पर। इस समीकरण को हम कंपेयर करते हैं इससे, बाई डैश इक्वल टू माइनस के एक्स साइन थीटा प्लस में बाई कॉस थीटा, तो उसी जैसी है। यहाँ पर बाई डैश आ रहा है इसके स्थान पर, और ये कितना आ रहा है, बाई आ रहा है, बस इतना चेंजेस हुआ था। यही तो बोल रहा था कि बाई रिप्लेस हुआ है आयोटा सीटी में और बाई डैश रिप्लेस हुआ है आयोटा सीटी डैश में। कब? जब हम गामा इक्वल टू कितना लेकर चल रहे हैं, कॉस थीटा के बराबर, कि गामा है वो कितने के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर, तब वो दिक् काल में चेंज हो जाएगा घूर्णी निर्देश तंत्र। यहां तक लिखें इसको पूरा, समीकरण 12 और 13। इधर का मिट गया, देख लेना, उसको लिख लेना पॉज करके। ठीक है, समीकरण 12 और 13 ये हो गई, समीकरण 12 और 13। समीकरण 12 व 13 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अगर मैट्रिक्स रूप में अगर हम इनको लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे बताओ। एक्स डैश वाई डैश किस तरफ आयोटा सी टी हो रहा था, यहां पर कितना आ रहा था, कॉस थीटा, यहां पर कितना आएगा, साइन थीटा, यहां पर आएगा एक्स और यहां पर आएगा आयोटा सी टी, इस तरह से, और यहां पर आएगा माइनस के साइन थीटा और यहां पर आएगा कॉस थीटा। इतना चेंजेस आ जाएगा। बाई डैश चेंज हुआ था आयोटा सी टी डैश में और बाई चेंज हुआ था आयोटा सी टी में, इतना चेंजेस हो जाएगा इसमें। इक्वेशन नंबर 14 तक कंप्लीट करो उसको, जो मिट गया तो उसको पॉज करके लिख लेना, बैक करके उसको। देखना इसके बाद एक लाइन, उपरोक्त समीकरण दिक् काल में, उपरोक्त समीकरण 14 लिख देना, उपरोक्त समीकरण 14 दिक् काल में घूर्णी निर्देश तंत्र को व्यक्त करती हैं। उपरोक्त समीकरण 14 दिक् काल में घूर्णी निर्देश तंत्र को व्यक्त करती है, घूर्णी निर्देश तंत्र को व्यक्त करती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन लिखें, क्या लिखोगे, क्वेश्चन। थोड़ा सा चेंजेस आया था इसमें, बस बाई डैश को आयोटा सी टी डैश में चेंज कर दिया था और बाई को आयोटा सी टी में, जिसमें समय को भी हमने क्या कर दिया था, इंक्लूड, इसलिए इसको बोल रहे हैं दिक् काल, दिशा और इस समय। लेकिन इसमें क्वेश्चन, 1 मीटर का पैमाना, 1 मीटर का पैमाना c/2 वेग से, 1 मीटर का पैमाना c/2 वेग से गति कर रहा है, c/2 वेग से गति कर रहा है। तब
जब इसकी आभासी लंबाई ज्ञात करो, c/2 वेग से गति कर रहा है, तब इसकी आभासी लंबाई ज्ञात करो। देखो कि एक छड़ है 1 मीटर की है, वो c/2 वेग से गति कर रही है, प्रकाश का वेग है c, तो c/2 वेग से गति कर रही है, तो उसकी आभासी लंबाई संकुचित प्रतीत होगी। चूंकि वी नो दैट क्या L इक्वल टू L नॉट रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लंबाई संकुचन से L इक्वल टू L नॉट रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हियर v इक्वल टू कितना दे रखा है, c अपॉन 2 उसका वेग है, उस छड़ का वेग कितना है, c अपॉन 2, और L नॉट क्या है यहां पर 1 मीटर, L नॉट कितना है 1 मीटर है, अतः L इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर है, तो 1 माइनस के c/2 का होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो 1, ये c स्क्वायर से c स्क्वायर जाएगा, तो 1 माइनस के 1/4 बचेगा, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 का रूट, ये आ जाएगी इसकी लंबाई, और लंबाई किस में आएगी, मीटर में। ठीक है, तो लंबाई संकुचित हो जाएगी उसकी, 1 मीटर है, और 3/4 का रूट को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो 1 से कम ही आएगा। ठीक है, √3/2 लिख सकते हो इसको, √3/2 मीटर। कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखें इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एक छड़ को किस वेग से गति कराया जाएगी, एक छड़ को किस वेग से गति कराया जाएगी उसकी लंबाई में, एक छड़ को किस वेग से गति कराया जाएगी उसकी लंबाई में 50% का संकुचन हो जाए, कि उसकी लंबाई में 50% का संकुचन हो जाए। मतलब एक छड़ है, वो यदि v टेंड्स टू c वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी संकुचित हो जाएगी, तो कितना, जितना ज्यादा वेग होगा उतनी ही ज्यादा संकुचित प्रतीत होगी वो। तो कितने वेग से गति कराएं कि वो 50% ही, मतलब 1 मीटर की है तो वो आधे मीटर की हमें प्रतीत हो वहां पर। तो माना छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई है वो मान ली हमने L0, प्रारंभिक लंबाई L0, तब L कितना होना चाहिए, L0 का 50%, L0 का 50% इस तरह से निकालोगे, यानी कितना आ जाएगा L0/2, इस तरह से होना चाहिए लंबाई। अतः लंबाई संकुचन से कितना हो जाएगा, L इक्वल टू L0 √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां आप गलती करते हो फॉर्मूला लिखने में, अपॉन में लिख देते हो 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 1 में दो फॉर्मूले में है, एक तो टॉ वाले में और एक m वाले में, उसमें अपॉन में आता है जबकि इसमें गुणा में आता है ऊपर, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो L कितना है, L0/2, L0 के आधा है, और 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। देखें इसको सॉल्व करता हूं इसको, तो 1/2 इक्वल टू √1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस के बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इधर लेकर आया, 1 माइनस के 1/4, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, तो v/c
कितना हो जाएगा, हाँ सही चल रहा है, v बाई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 और v इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2c। देखें यहां तक, √3/2c। इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, √2 की होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। उसको रखकर आप सॉल्व कर सकते हो और इसका जो मात्रक आएगा ये यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। कंप्लीट करें इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में, इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील कण का 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील एक कण का जीवन काल 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड है। कण का जीवन काल 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड है। तो कण का उचित समय, या ब्रैकेट में लिख देना उचित जीवन काल। तो कण का उचित समय, ब्रैकेट में लिख देना जीवन काल ज्ञात करो। देखो कोई कण है वो गति कर रहा है, तो गति करते समय उसका समय है वो धीमा चलेगा, जबकि वो स्थिर अवस्था में तब उसके लिए जो समय है वो तेजी से चलेगा, तो उसका समय अंतराल है मतलब जीवन काल है वो बढ़ जाएगा। अगर वो 5 साल के लिए जी रहा है, अगर उसका वेग टेंड्स टू सी हो रहा है तो वो 5 साल से अधिक समय के लिए जिएगा, कहने का मतलब ये रहा। तो इसके लिए हमने पढ़ा था, चूंकि काल वृद्धि कितना होता है, काल वृद्धि कितना होता है, टॉ इक्वल टू टॉ नॉट अपॉन में √1 - के v²/c², ये फॉर्मूला है। उसका कौन सा समय दे रखा है, ये इसका वेग तो दे रखा है, कण का वेग कितना है 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो कण का वेग दिया हुआ है। और जब वो कण गति कर रहा है उस समय उसका जो समय दे रखा है कौन सा समय बोल रहा था वो, इसको गतिशील कण का जीवन काल, गतिशील कण का जीवन काल। तो ये वाला ये वाला कौन सा दे रखा है, ये गतिशील वाली स्थिति में दे रखा है, मतलब टॉ की वैल्यू दे रखी है, और उचित मतलब एक तरह से आभास होगा इस समय का हमें, तो वो दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। ये दोनों चीज दे रखी है, आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से टॉ नॉट ये निकालना है आपको, कर सकते हो इसको, तो करना इसको घर पर, टॉ नॉट इक्वल टू निकालना है, इसका आंसर लिख लेना, वो कितना आना चाहिए आपका सॉल्व करने के बाद 0.881 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो देखो जब वो गतिशील है तो वो ज्यादा समय के लिए जी रहा है, और जब वो स्थिर अवस्था में होगा मतलब उचित जो समय होगा वास्तव में उसका वो कम है। घात तो दोनों की सेम आ रही है 10⁻⁻7,
लेकिन उसका जो गुणांक है उसमें चेंजेस आ रहा है, यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो वो कम समय के लिए जिएगा। जब वो स्थिर अवस्था में होगा और वो गतिशील है तो वो अधिक समय तक के लिए जिएगा, ये मतलब रहा उसका। तो ये आंसर होना चाहिए, इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद ये आंसर इसका आएगा 0.881 इंटू 10⁻⁻⁷ कर लोगे इसको। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चतुर्विम आकाश 4D स्पेस, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।